ओके, तो हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो टुडे आई स्टार्ट योर हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट रिवीजन क्लास पार्ट थर्ड, पेज नंबर 6 इन ओल्ड बुक और न्यू बुक में क्या पेज है? 6 ही है। ओके, तो आज का टॉपिक हमारा है अ ग्रोइंग मिडिल क्लास। लिसन केयरफुली, बात में आप बीच में मत बोलिए। ग्रोइंग मिडिल क्लास इन विशेष एंड एंड टू प्रिविलेज। मिडिल क्लास जो हमारा थर्ड स्टेट बताया था, उसी में जो थोड़ा एजुकेटेड लोग थे, बिजनेसमैन थे, ट्रेडर्स थे, डॉक्टर थे, ये मतलब आगे आए, ठीक ना? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जिम्मेदारी इनको दी गई थी। और एंड ऑफ प्रिविलेज, जो प्रिविलेज थे बाई बर्थ, किसको? क्लर्जी एंड नोबल्स को, उसका अंत किया गया। तो ध्यान से देखिए, इन द पास्ट, कल की बातों को दिमाग में दौड़ाते हुए, कल क्या पढ़ा था, समझा था। इन द पास्ट peasant and workers had participated in revolt against increasing taxes and food scarcity। टैक्सेस के अगेंस्ट में और फूड एक्सेसिटी, फूड शॉर्टेज, इसके खिलाफ जो आंदोलन में कौन कौन भाग लिया? रूरल एरिया से भी लोग, ग्रामीण एरिया से भी लोग, किसान, समझे ना, और वर्कर जो फैक्ट्रियों में काम करते थे, इन सब ने पार्टिसिपेट किया। बट दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर। लेकिन बताया गया था आपको, हमारे यहाँ भी जब पीजेंट शुरू हुआ तो एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की जरूरत होती है। हमारा रिवोल्ट 1857 क्यों फेल हुआ? एक मेन रीजन इसका भी था कि यूनिटी नहीं सर। नहीं, यूनिटी की बात तो ठीक ही है, वाइड स्प्रेड नहीं हुआ, बहुत से लोग इससे अछूते रह गए, सबका पार्टिसिपेशन नहीं होगा। लोकलाइज एम, लोगों के अपने अलग अलग एम थे। लीडरशिप वीक था। लास्ट में लोगों ने मुगल एम्परर को, अच्छे नहीं थे सर, आउटवेटेड जो था, आउटडेटेड वेपन्स थे। फिलहाल मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल। तो इनके पास क्या थे? किसान और वर्कर, ये क्या पढ़े लिखे तो थे नहीं ज्यादा, इनके पास एक मेजर नहीं था एम, मतलब किसको कैसे लेकर के आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, किन किन मांगों को, या किस तरीके से। आगे देखिएगा, तो वही मीन्स एंड प्रोग्राम, कार्यक्रम की कोई रूपरेखा नहीं थी, ठीक ना? साधन टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर, मतलब एक बड़े पैमाने पर इस आंदोलन को करने के लिए, एंड वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, जिससे वो सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में उसमें एक बदलाव ला सके। इसके लिए जरूरी था कुछ में कुछ एजुकेटेड लोग हों, डिटर्मिनर लोग हों। दिस वाज लेफ्ट टू दोज ग्रुप विदिन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्पेरस। प्रॉस्पेरस मतलब रिचर पर्सन, धनी, समृद्धशाली, एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड व्यू आइडियाज, मतलब एजुकेटेड लोग, प्रबुद्ध लोग, बुद्धिजीवी जिसको हम बोलते हैं। तो इनका इमरजेंस जरूरी था उसमें। द 18th century विटनेस्ड, मीन्स गवाह, प्रत्यक्षदर्शी जिसको हम कहते हैं, द इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप, नए नए सोशल ग्रुप का इमरजेंस हुआ 18th सेंचुरी में। टर्म्ड द मिडिल क्लास, मतलब उन्हीं में से एक नया ग्रुप निकल के आया जिसको मिडिल क्लास का नाम दिया गया। कौन? जो थर्ड स्टेट से प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड पर्सन लोग थे, बिजनेस, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacturer of goods, मतलब जो उत्पादक थे और जो व्यापारी वर्ग था, ओवरसीज, समुद्री मार्ग से जो व्यापार करते थे, मर्चेंट जिनको कहते हैं हम, such as woolen and silk, textile that were either exported or bought by the richer members of society, जिनको या तो एक्सपोर्ट करते थे, देश से बाहर बेचते थे, या उन्हीं के देश में धनी पर्सन लोग खरीदते थे। हमारे यहाँ क्या था एंशियंट टाइम में,
यहाँ की टेक्सटाइल की डिमांड विदेशों में बहुत थी, यूरोपियन कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में, ईस्ट एंड वेस्ट बोथ। पोर्ट सिस्टम से ट्रेड होता था, पढ़े हो क्लास 8 में, आज वही अभी पुनः रिवीजन करा के मतलब एक पार्ट पढ़ा के आ रहा हूँ, चैप्टर 6। चेंज आफ्टर द कॉलोनियल पीरियड, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो री इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ा है ना, दिमाग में दौड़ाइए, क्लास 8 अभी 1 साल की बात नहीं है। तो हमारी इंडस्ट्रीज पहले क्या थी, जो हैंडीक्राफ्ट था बहुत अच्छे किस्म की थी, विदेशों में मांग थी इंडियन टेक्सटाइल की। मसलिन, ढाका मसलिन, सॉफ्ट ओवन टेक्सटाइल, चिंच, बंधानी, याद आ रहा है? तो यूरोप में, लेकिन जब ब्रिटिश लोग आए वहां रिवॉल्यूशन हुआ, सबसे पहले इंडस्ट्रियल मैकेनाइज फैक्ट्री लगी और इंडिया में भी फैक्ट्री लगाए, तो क्या हो गया, धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया, उसी को कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी। और जब ये फैक्ट्री लगाए दोबारा और हमारे कुछ इंडियन जैसे जमशेद जी टाटा और अदर, तो उसको बोलते हैं री इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो वही बात यहाँ पर भी, क्योंकि दौर तो वही था 17 से लेके 18 तक के बीच में। आगे goods, woolen and silk textile were the either exported or bought by the richer member। कहां देख रहे हो ऋषि और ये सब बुके है कुछ और? हाँ सौरभ आनंद, ध्यान दो ना। इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर, ध्यान दीजिए, एड मतलब जुड़ने से, किसके, मर्चेंट और मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट। आप द थर्ड स्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशन सच एज लॉयर, वकील लोग थर्ड स्टेट के, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, जो ऑफिसियों में काम करते थे, प्रशासनिक व्यवस्था को देखने का काम। All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth। इन लोगों ने इस चीज पर विश्वास किया धीरे धीरे कि अब समाज में बाई बर्थ प्रिविलेज किसी को नहीं मिलेगा। आप काम करिए, काम के आधार पर आप अपने राइट लीजिए, समझे ना। जैसे हमारे यहाँ क्या है, रिजर्वेशन लागू हो जाने से क्या हो गया, बाई बर्थ अब हो गया, समझ लीजिए। वो भाई आप उस कास्ट में पैदा हो रहे हैं, उस घर में पैदा हो रहे हैं, तो आपको वो रिजर्वेशन मिलेगा, जबकि ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। क्या होना चाहिए, मेरिट के बेस पर। मेरिट का मतलब ये नहीं कि हमने ये वाली मेरिट नहीं, जो आज परसेंटेज जिसका सबसे ज्यादा है उसको नौकरी मिल रही, बाकी मेरिट मतलब आप परीक्षा करवाइए, उसमें जो चीजें हुई वो योग्यता। मेरिट का मतलब क्वालिटी, टैलेंट। या आगे देखिए ध्यान से, यस, रेदर अ पर्सन, लिसन केयरफुली, रेदर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा उसके मेरिट के बेस पर होनी चाहिए, गुणों के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, समझे ना। इंग्लिश भी क्लास ध्यान से सुनते रहिएगा। यस, दीज आइडियाज इन वेसेजिंग a society based on freedom and equal law and opportunities for all। सबके लिए मौका बराबर का, सबके लिए समान कानून और फ्रीडम, आज़ादी हो, ये एक तरह से लोगों का बेस मतलब एक एम बना, इसी को बढ़ाते हुए आगे लोग बढ़े। वर पुट फॉरवर्ड, लिसन टाइम के बाद ध्यान दो, फॉरवर्ड बाई फिलासफर, दार्शनिक कौन उसमें, जॉन लॉकी एंड जीन जैकब रॉसी, अंडरलाइन किए हो ना। जबकि ये दोनों ही थर्ड स्टेट से नहीं आते थे, एक नोबल क्लास से आता था और एक क्लर्जी वर्ग से आता था, लेकिन फिर भी ये उन लोगों के साथ में हुए थर्ड स्टेट के, और इनने उनका विरोध किया जो प्रिविलेज बाई बर्थ उन लोगों को था। इन हिज टू treatise of
government, Locke sought refute the doctrine of divine, doctrine मतलब प्रिंसिपली सिद्धांत, of divine and absolute right, मतलब absolute right एक तरह से पूरा एक तरह से और नैसर्गिक। तो जॉन लॉकी, क्वेश्चन भी दिया था एक बार ना, जॉन लॉकी कौन सी बुक लिखा था उन्होंने, तो याद रखिए सब। अब कुछ पढ़े हो तो दिमाग में आना चाहिए, हाँ और लगना चाहिए, या कुछ चीज ये पढ़ा था हमने तुरंत दिमाग में आ जाके बातें हमने पढ़ी है। शरारत पर ही दिमाग रहेगा हमेशा, देखना आप याद ही। हाँ आगे आ रहा है। इधर जो फिलासफर था रोसियो कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, किस तरह के सरकार बने, कैसी, उनके अनुसार ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपुल एंड दियर रिप्रेजेंटेटिव, जनता और उनके प्रतिनिधि जो है उनके मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। अब कौन सी बुक लिखी तुम भी पढ़ो ना। हाँ आगे है, सब दिया है, क्वेश्चन दिया है, सब में तो है, इतने मल्टीपल चॉइस और सब दिया, पढ़ो बस, इसीलिए दिया था, पढ़ने के लिए दिया था ना, थोड़ा सा डिलीट कर दो और खो गया। आगे देखिए, इन द, लिखे ध्यान दीजिए, इन द स्पिरिट ऑफ द लॉ, अंडरलाइन कर लीजिए, मॉन्टेस्क्यू, इन द स्पिरिट ऑफ लॉ, ये बुक है मॉन्टेस्क्यू की, परपोज अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये देखिए उसी समय, इसीलिए तो फ्रेंच रेवोल्यूशन केवल फ्रेंच ही नहीं, पूरे वर्ल्ड को एक आईना मिला, पूरे वर्ल्ड फिर धीरे धीरे क्या हुआ, डेमोक्रेटिक के राह पे चला। आज इंडिया में भी फेडरलिस्ट सिस्टम है, क्लास 10 में पढ़ाऊंगा और वही चैप्टर पढ़ा रहा हूं, कल एंड हो जाएगा। फेडरलिज्म, पावर शेयरिंग, बंटवारा, पावर का बंटवारा, नॉट एट सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, हेलो स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट में पावर को उसके डिफरेंट ऑर्गन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पावर में, तो वही चीज उसमें हुआ, ये वहीं से धारणा बनती आई। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेटिव मीन्स कार्यपालिका, कानून जो बनाती है लॉ, एग्जीक्यूटिव जो कानून को लागू फॉलो करवाती है, और न्यायपालिका जो न्याय व्यवस्था देखती है, पनिशमेंट अगर कोई कल्प्रिट है, न्याय मतलब कानून को तोड़ता है तो उसके। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए, जब यूएसए सबसे पहले डेमोक्रेट हुआ 1774 में, तो वहाँ पे जो लोकतंत्र आया तो वहाँ पे चीज हुआ। आफ्टर द 13 कॉलोनीज, 13 कॉलोनी, 13 उपनिवेश थे ब्रिटिश के, जब वो लिबरेट हो गए, मुक्त हो गया उससे, उनकी कॉलोनी खत्म हो गई तो आजाद हो गया एक तरह से। दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटेन, ब्रिटेन से अपनी आजादी को पाया वो। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट was an important example for political thinker in France। फ्रांस में जो राजनीतिक विचारक लोग थे उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये चीज अमेरिका में लागू हुआ। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट देश के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के उसके एक एक पॉइंट को लेकर के बनाया गया है। तो कोई अमेरिका से लिया गया, कोई आयरलैंड से लिया गया, कोई ब्रिटेन से लिया गया, तो कोई फ्रांस से लिया गया, जहां की जो बातें सबसे अच्छी थी वो लेकर के निचोड़ बनाया। आगे द आइडिया ऑफ दीज, समझने पर भी दिमाग लगाओ, द आइडियाज ऑफ दीज फिलासफर्स वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सैलून्स एंड कॉफी हाउसेस। यहाँ लोग आज भी चाय की दुकान पे लोग बैठते गपशप मारते हैं ना। अभी चुनाव समय आ जाए, सब वही चुनावी चाय चलती है, तब उस समय चाय की गर्मी के साथ साथ चुनावी गर्मी।
अखबार पढ़ेंगे, एक चुस्की लेंगे, फिर चर्चा होगी, फिर सैलून, नाव की दुकानों पर, तो ये सब उस समय थे वहीं। नाई नाई बार बार बोल दीजिए। आगे, स्प्रेड एमंग पीपुल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। बुक और न्यूज़पेपर के थ्रू पढ़ते थे बातों को। दीज वर फ्रीक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप। ग्रुप में पढ़ते थे तेज तेज से, दूसरों को भी सुनाते थे। अब तो सब पढ़ने जानते, मन में पढ़ने को नहीं। पहले क्या होता था, एक लोग पढ़ने जानते, 4 लोग बैठ गए, भैया पढ़ के सुनाइए जरा, तब वो पढ़ के बोलता था। रीड। बेनिफिट्स ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, इससे उनको भी फायदा मिलता था। द न्यूज दैट लुइस 16, लिसन, लुइस 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सर। और यही समाचार अखबार से ही पढ़ के लोगों के अंदर बात आई थी कि लुइस 16 टैक्स को बढ़ाने की योजना बना रहा है। एबल टू मीट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेज। तो जो खर्चे हैं उसको करने के लिए, और इस चीज का पावर और सुविधाओं का। ओके, बताइए। ओके, आज की वीडियो इतना ही। क्लास नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट डे।